सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस प्रमेय के बारे में आप पिछला वीडियो देख सकते हो। इसमें अनुप्रयोग में पहला है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए तार एक दिया हुआ है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है? अनंत है। और कैसा तार है? आवेशित। ये मान लेते हैं कैपिटल एल है। अब इसमें कुल कितना आवेश है वो तो हम नहीं जान सकते क्योंकि अनंत लंबाई है, ठीक है। लेकिन इसका रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? प्रत्येकांक लंबाई में जितना आवेश है। इसे 1 मीटर में लैम्डा आवेश, 2 मीटर में 2 लैम्डा आवेश होगा। तो लैम्डा क्या है? प्रत्येकांक लंबाई में कितना आवेश है, यानी Q बराबर आप लिख सकते हो लैम्डा L। अब यहाँ पर देखिए ये जो तार इतना लंबा है, इसका एक सीमित लंबाई मान लेते हैं, ये है स्मॉल l। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। अब ये जो कैपिटल L पूरा अक्ष लेकर L लंबाई का और r त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं। यह बेलन जो है बिंदु P से होकर गुजर रहा है, मतलब बेलन के पृष्ठ पर बिंदु P रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं। तीनों पृष्ठ, ये है वृत्तीय पृष्ठ, ये भी नीचे एक वृत्तीय पृष्ठ और ये वक्रीय पृष्ठ। तीनों पृष्ठ के कारण हम लोग को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये जो पृष्ठ है बंद पृष्ठ है और 3D है, ये गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और इसमें जो पहला पृष्ठ है, मैं पहले भी बताई थी आप लोगों को बेलन के बारे में। देखिए ऊपर ये एक वृत्तीय पृष्ठ, नीचे एक वृत्तीय पृष्ठ, बीच का वक्रीय पृष्ठ। तो हम लोग इसको पहले वाले को मान लेते हैं ये S1 पृष्ठ है, दूसरा वाला S2 पृष्ठ है और तीसरा वाला S3। कुल कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ। अब हम लोग देखेंगे कि पहले पृष्ठ जो वृत्तीय पृष्ठ है ना, उससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। इसमें देखिए जो वृत्तीय पृष्ठ है, इसको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, ये वृत्तीय पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर एक ये भी क्षेत्रफल जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है। तो आपको मालूम है इसकी दिशा होगी। तो इस पृष्ठ की दिशा को हम क्या करेंगे? इस पर एक लंब खींचेंगे तो वो इसका क्षेत्र सदिश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस पृष्ठ पर एक लंब खींच दिए तो ये हो गया ds1, ये इसकी दिशा बता रही। अब E की दिशा क्या है? ये है प्लस आवेश यहाँ रखा है, तो यहाँ से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। तो ये किसकी दिशा है? ये E की दिशा है। तो इस पृष्ठ में देखिए ds की दिशा ये है, E की दिशा ये है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा कितना है? 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये याद रखिएगा Q बराबर लैम्डा L। उसको यहाँ लिख लेते हैं, Q बराबर लैम्डा L। पहला देखिए जो पहला पृष्ठ है S1, उसके कारण जो विद्युत फ्लक्स बन रहा है उसको हम ले लेते हैं, मान लो φ1, ठीक। तो सूत्र क्या था? E डॉट ds। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो कोण है cos थीटा, E ds cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर अगर आप E को बाहर निकाल दोगे, ds गुणित यहाँ 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। S1 जो पृष्ठ है, अब देखिए S1 पृष्ठ कैसा रखा हुआ है। ये है S1 पृष्ठ, ये है ds और E की दिशा ये है। देखिए थीटा क्या होता है पहले भी समझा चुकी हूँ मैं पूरा। जो ds और E इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो थीटा 90 यानी कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता। इसको दूसरे शब्दों में भी हम लोग देख चुके हैं कि पृष्ठ अगर
ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के कैसे है, समांतर। अब पृष्ठ में ध्यान दीजिए, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता है, ठीक है। अब दूसरा पृष्ठ जो S2 है वो देखिए वक्रीय पृष्ठ है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है और इस वक्रीय पृष्ठ पर जो अगर ds लेते हैं तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, ds की दिशा भी इसी तरफ होगी। ये ds की दिशा है और ये E की दिशा है। तो S2 पृष्ठ जो पृष्ठ है उसमें कहीं भी आप कोई भी बिंदु लेंगे उसमें ds और E दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक समान होगी। तो हमें मालूम है कि क्या होता है, उनके बीच का कोण उस समय थीटा 0 होगा। यहाँ थीटा कितना था, 90। तो देखिए हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर φ2 ले लेते हैं, इसको φ1 0 आ गया था, φ2 E डॉट ds संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठ के लिए E डॉट ds में E ds cos थीटा, यहाँ सीधा लिख दे रही हूँ cos 0 का मान 1 होता है। E कांस्टेंट है, E को बाहर निकाल देंगे, cos 0 1 हो गया। क्या बचेगा, सिर्फ इंटीग्रल किसका, ds का बचा। ds का इंटीग्रल मतलब वक्र पृष्ठ जो है बेलन का, उस पूरे का क्षेत्रफल, पूरे वक्र पृष्ठ में जितने भी छोटे छोटे अवयव हैं सबको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये सूत्र होता है 2 पाई r l। देखिए यहाँ पर जैसे ये वक्र पृष्ठ है बेलन का, है ना, ये वक्र पृष्ठ है। ये नीचे क्या है, वृत्तीय पृष्ठ, यानी ये वृत्त की परिधि। तो इस परिधि, वृत्त की परिधि का आपको मान मालूम है कितना होता है, 2 पाई r। यहाँ बेलन की लंबाई कितनी है, बेलन की लंबाई l, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये सूत्र याद नहीं है, वैसे तो आपको वक्र पृष्ठ का सूत्र मालूम है, 2 पाई r है। ये है बेलन, ये पूरा वृत्तीय पृष्ठ, देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये वही है वृत्त की परिधि की जितना है, तो ये 2 पाई r हो गया। और ये क्या है, इसकी लंबाई, तो ये इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है आपको मालूम है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2 पाई r गुणित l, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई 2 पाई r गुणित l, यही बन गया था बेलन। तो नीचे का जो है ये 2 पाई r जो है वो वृत्त की परिधि है। तो यहाँ से सूत्र हमें प्राप्त हुआ 2 पाई r l। अब देखिए जो S3 है, S3 में यहाँ पर जो पृष्ठ है, यहाँ पर हम ds में एक लंब खींचते हैं, ये पृष्ठ पर एक लंब, तो ये इसका क्षेत्र सदिश हो गया, तो इसकी दिशा ये होगी, वही बताना था। ये हो गया ds। E की दिशा तो वही है, यहाँ से यहाँ प्लस है, यहाँ आवेश, तो बाहर जाएंगी क्षेत्र रेखाएं। E की दिशा ये है। अब फिर से ds और E की दिशा क्या है, दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। तो पहले जो हम φ1 निकाले थे, φ3, जो φ3 होगा उसके लिए भी सेम सूत्र लगेगा, सेम थीटा आपको लेना है 90 अंश, cos 90 0। तो φ3 आपको क्या प्राप्त होगा, 0। φ1 भी 0, φ3 भी 0, सिर्फ φ2 का मान प्राप्त होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स जो है संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ, पूरा बंद पृष्ठ के लिए जो φe है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 और φ3 तो 0 हो गए। φ2 का मान है E गुणित 2 पाई r l प्लस φ3 का भी मान रख दिए, चलो 0 है। तो φe जो कुल वैद्युत फ्लक्स है उसका मान प्राप्त हुआ है E गुणित 2 पाई r l। अब देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब उस प्रमेय को, उसके सूत्र को यहाँ पर यूज करना है। उसका सूत्र क्या है, φe बराबर q बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है, जितना भी आवेश अंदर होगा q बटे एप्सिलॉन 0। ये देखिए ये भी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है,
जो गणितीय व्याख्या से हम लोग निकाले, ये भी गाउस प्रमेय के अनुसार है। तो ये दोनों संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को ही दर्शा रहे हैं, तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ देखिए E गुणित 2 पाई आर एल, दोनों फाई को हम इक्वेट करते हैं। E गुणित 2 पाई आर एल किसके बराबर है? Q बटे एप्सिलॉन 0। Q का मान लैम्डा गुणित L है, जहाँ लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ से L और L कट जाएगा। E का मान चाहिए, 2 पाई को नीचे ले जाएंगे, 2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बटे R। देखिए L और L कैंसिल हो गया, 2 पाई R को नीचे ले गए, 2 पाई R, एप्सिलॉन 0 भी नीचे है, ऊपर है लैम्डा। तो इससे एक स्पष्ट हो रहा है कि E का जो मान है यहाँ R के यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये R क्या दूरी है? इसके अक्ष से जो यहाँ तक की दूरी, P बिंदु की दूरी, ठीक है। ये दूरी अगर बढ़ती जाएगी तो E का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए जैसे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो ग्राफ देखिए, ये जैसे E है, ये R है, E का मान, R तो बढ़ रहा है, R बढ़ेगा तो E पहले हाईएस्ट है, फिर क्या हो जा रहा है? E का मान कम होते जाता है। तो ये क्या है? अनंत लंबाई का आवेशित तार है, जिसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। दूसरा अनुप्रयोग है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक चादर यानी शीट है, कैसा है? ये आवेशित है और ये भी अनंत है। तो इस पर पूरा संपूर्ण आवेश कितना है वो तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका किससे लिखते हैं? सिग्मा से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश है वो है सिग्मा। तो 1 वर्ग मीटर, ठीक है, में सिग्मा आवेश है, 2 वर्ग मीटर में 2 सिग्मा आवेश होगा। तो ये हो गया सिग्मा, यहाँ पर Q बटे A, यहाँ से Q बराबर सिग्मा A, इसको लिख के रख लेते हैं। अब ये जो समतल चादर है इसमें देखिए सममिति से, मतलब सिमेट्री है इसमें, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो दोनों ओर अभिलंबवत होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये चादर है तो विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश है पूरा, क्षेत्र रेखाएं इधर भी निकलेंगी और इधर भी निकलेंगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगा। अब यहां से एक बिंदु लेते हैं R दूरी पर, मान लेते हैं ये है P बिंदु। इसकी दूरी कितनी? यहां से R। यहां से R दूरी पर ही एक और बिंदु लेते हैं P। यहां से ये R हो गया, ये भी R होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मान लो P डैश बिंदु। अब हम लोग को यहाँ पर एक बेलन की रचना करनी है जो कि P डैश उसका अक्ष हो, मतलब बेलन ऐसा लेटा हुआ होगा और उसकी लंबाई कितनी होगी? 2R, R से R तक पूरा। तो देखिए यहाँ से P बिंदु पर आ गए, ये बेलन बन गया। तो देखिए जो बेलन है उसका पृष्ठ पूरा गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ये 3D है और बंद पृष्ठ है। अब इसमें 3 पृष्ठ हैं, S1, S2, S3, जैसे मैं पहले बताई थी। तो अलग अलग पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स बनेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहला वाला जो वृत्तीय पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ 2 वृत्तीय पृष्ठ हैं, दोनों का मान लो क्षेत्रफल जो है वृत्तीय पृष्ठ का, जैसे वृत्तीय पृष्ठ है नीचे का तो उसका पूरा क्षेत्रफल कितना ले लेते हैं? मान लेते हैं A है, यहाँ भी A है। अब यहाँ पर पहले जो वृत्तीय पृष्ठ है उसके कारण, है ना, कौन सा? वृत्तीय पृष्ठ
समतल वृत्तीय पृष्ठ है ये, इसको मान लेते हैं S1। तो S1 के कारण ना इससे जो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है इसको मान लेते हैं ये φ1 है। तो पहले भी बताई थी इसका सूत्र क्या होता है, E डॉट ds। अब हमको देखना है कि E और ds का जो कोण है वो कैसे बन रहा है। यहाँ पर ये वृत्तीय पृष्ठ है, ये बेलन ऐसा रखा है, ठीक है। इस पृष्ठ पर अभिलंब ये हो जाएगा। देखिए अभिलंब ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ आ जाएगा E ds cos थीटा लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में थीटा का मान रख देते हैं 0। E जो है कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर भी हर बिंदु पर उसका परिमाण समान है और दिशा भी। यहाँ पर देखिए अगर इधर ले रहे हैं तो इस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर दिशा जो होगी इस तरफ होगी। तो यहाँ E को कांस्टेंट लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन में अंदर ds, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या, इस पूरे पूरा वृत्तीय पृष्ठ है इसका पूरा क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग अलग से यहाँ a मान लिए हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे EA, ठीक है। तो वैसे ही ये अगर φ1 हो गया, ये S2 पृष्ठ है, बीच वाला जो वक्री पृष्ठ है S2 है, ये S3 है दूसरा वृत्तीय। तो S3 के कारण मान लो φ3 बन रहा है ना। तो φ3 भी यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं, φ3 भी सेम आएगा आपका, कितना हो जाएगा EA। अब वक्री पृष्ठ का देखते हैं। वक्री पृष्ठ में ds जो लेंगे इधर लो या फिर ds इधर भी ले सकते हैं। दोनों में आपको दिख रहा है कि ds और E की दिशा कैसी है, दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। तो आपको मालूम है cos 90 0, ये हम लोग ये भी पहले कर चुके हैं। तो मान लेते हैं वक्री पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको φ2 से लिखें अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E डॉट ds बराबर E ds cos थीटा, उसको मैं सीधा लिख दे रही हूँ 90 अंश। तो यहाँ पर आप सीधा हल करोगे उसको तो क्या मिलेगा, φ2 का मान 0। मतलब इस बेलन के कारण जो वैद्युत फ्लक्स जो इस बेलन से गुजर रहा है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना है φE पूरे बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 का मान कितना है EA, φ2 कितना है 0, φ3 फिर से EA। तो EA कितनी बार है, 2 बार है, 2EA। ये है हम लोग जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो किए हैं, ये 2EA है ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं वो बीच में आपको ध्यान रखना है, क्या है, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग मतलब गाउस प्रमेय का सूत्र भी हमको यूज करना है। सिंपल है सूत्र, यहाँ लिख देती हूँ, क्या है सूत्र, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। 2EA किसके बराबर आ जाएगा, 2EA Q बटे एप्सिलॉन 0। अब देखिए Q का मान रखना है वहां से, सिग्मा बटे 2EA बराबर सिग्मा A Q का मान रख दिए हैं बटे एप्सिलॉन 0। A और A कट जाएगा, E का मान चाहिए तो 2 को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ लिख दे रही हूँ E बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। E का मान चाहिए, 2 को पक्षांतर के, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये तो निर्वात है। अगर कोई माध्यम उपस्थित है तो क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र इतना प्राप्त होता है, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तीसरा है
एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके लिए केंद्र O और R त्रिज्या, ये केंद्र O है, और R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। ठीक है, इस गोले को प्लस Q आवेश दिया गया। तो ये जो आवेश है, गोली कवच है, पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश पूरा पृष्ठ पर आ गया। अब इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। कितनी दूरी? R दूरी। देखिए, जरूरी नहीं है कि P बिंदु जो है वह इस गोले के बाहर भी हो। यहाँ 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहला है, P बिंदु गोले के बाहर हो सकता है, P बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, या तीसरा P बिंदु गोले के अंदर भी हो सकता है। तो हम लोग तीनों स्थितियां लेंगे। पहली स्थिति हम ले रहे हैं जब बिंदु P, पहली स्थिति जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर स्थित हो। देखिए, गोलीय कवच ये है, उसके बाहर बिंदु P है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और गोला खींचेंगे जो बिंदु P से होकर जा रहा है। ये गोला कहाँ से होके जा रहा है? बिंदु P से, और इसकी त्रिज्या कितनी है? R। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि स्मॉल r जो है वो किससे बड़ा है? कैपिटल R से। यहाँ पर जो गोला बन गया है ये एक गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का जो परिमाण होगा वो एक समान होगा, और दिशा हर एक बिंदु पर कैसे होगी? त्रिज्यीय बाहर की ओर। कोई भी बिंदु लीजिए, ये त्रिज्यीय बाहर की ओर। यहाँ कोई बिंदु लोगे, त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। ये क्या है? E की दिशा। यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल जैसे लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ds है। तो अब देखिए, यहाँ ये E की दिशा है और ds की दिशा भी यही होगी। अल्प क्षेत्रफल ds की दिशा भी यही है। तो जैसे हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे कि पहले इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाले थे फाई, उसके बाद सारे को हमको इंटीग्रेट करना था, सारे क्षेत्रफल ds 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 सबके कारण जो विद्युत फ्लक्स निकाले थे। तो यहाँ हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं संपूर्ण गोले के कारण संपूर्ण जो गॉसीय पृष्ठ बन गया है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखिए क्या होगा, फाई ई पूरे बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट ds। यहाँ ई और ds सब जगह क्या रहेगा? यहाँ अगर आप ds लेते हो छोटा सा, तो ds की दिशा भी यही है, ई की दिशा भी यही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण ई डॉट ds का मान है ई ds cos थीटा। थीटा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ cos 0 का मान 1 होता है। ई जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ सब जगह एक समान है, उसको बाहर निकाल दिए। क्या बचेगा अंदर? सिर्फ इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds गोले का मालूम है आप लोगों को, पहले कर चुके हैं। गोले का वक्री पृष्ठ पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ई गुणित 4 पाई r स्क्वायर। ये मिल रहा है फाई ई, इस पूरे बाहर वाला जो गोला है उस बंद पृष्ठ के कारण जो फाई ई हमें
प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये है समीकरण 1। अब देखिए ये है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब गॉस का सूत्र हमको यूज करना है। तो गॉस के सूत्र से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ये आया समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 पहले जैसे ही, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करेंगे। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर ई गुणित 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर भी आएगा नीचे, एप्सिलॉन 0 को अगर साथ में ले लें, और ये हो गया क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब ये है कि अगर जब बिंदु गोलीय कवच, यह है गोलीय कवच जो शुरू में लिए थे, इस गोलीय कवच के अगर बाहर स्थित है कोई बिंदु और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें अगर ज्ञात करना है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो संपूर्ण आवेश है उसके केंद्र पर केंद्रित है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है ये आपको याद होगा, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो हम लोग यहाँ पर क्या मान सकते हैं, पूरा संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर केंद्रित है। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति के लिए देखिए चित्र कैसे बनेगा। अब बिंदु P यहां पर है पृष्ठ पर। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर स्थित है। इसमें क्या होगा, दोनों आर देखिए, P यहां आ गया तो ये आर और ये आर, दोनों आर आपस में बराबर हैं। तो सूत्र जो हम लोग को मिला था E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे जो स्मॉल आर स्क्वायर मिला था अभी जो किए हैं पहली स्थिति में, उसी में हमको स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब इस गोलीय कवच की जितनी त्रिज्या होगी उसके वर्ग के। तो इस स्थिति में E का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति देखिए, जो गोलीय कवच है जो आर त्रिज्या और केंद्र O का जो हमने गोलीय कवच लिया था, अब बिंदु P को हम लोग को कहाँ लेना है, इस गोलीय कवच के अंदर। देखिए यहाँ बिंदु P स्थित है मान लो, है ना, तो ये R है इसकी दूरी, ये बिंदु P है। अब इससे होता हुआ एक गोला खींचते हैं, केंद्र वही रहेगा, O ही रहेगा दोनों का। ठीक है, तो जब हम ज्ञात करेंगे, देखिए जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, ये तो इंटीग्रल E डॉट ds, इसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, E गुणित 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फाई। ठीक है, अब गॉस प्रमेय से फाई प्राप्त हुआ है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ आप देखिए जब बिंदु P अंदर है और अंदर में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इस गोलीय कवच के अंदर Q बराबर क्या है, 0 है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ Q का मान 0 रख देंगे, तो E गुणित 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ 0 प्राप्त होगा। 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, E बराबर 0। इसका मतलब अगर बिंदु P गोलीय कवच के अंदर है तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब जब आवेश है ही नहीं तो कोई भी वहां क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये था तीसरा। अब इसमें देखिए जो तीनों स्थितियां हैं उसमें E और R
इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं R, यहाँ पर है E, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं दूसरी स्थिति क्या थी, बिंदु P पृष्ठ पर था, उसमें R बराबर R लिए थे, पहली स्थिति, ठीक है। और गोले के अंदर वाला अगर लेते हैं, ये मान लो ये गोला का पृष्ठ है, उसके अंदर, तो अभी तीसरी स्थिति हम लोग क्या देखे थे, तीसरी स्थिति में Q बराबर 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, E बराबर 0 था, ठीक है। तो R क्या था, इस कैपिटल R से छोटा था, R यहाँ क्या है, कैपिटल R से छोटा है अगर, तो यहाँ पर क्या है, E हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि जो E जो है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से। ये स्थिति कौन सा बता रहा है, गोले के पृष्ठ पर। ये स्थिति क्या है, R इज लेस देन कैपिटल R, R क्या है, कैपिटल R से छोटा है, मतलब बिंदु P गोले के अंदर है, तब E बराबर 0। और ये यहाँ पर क्या होगा, जब बिंदु P गोले के बाहर है। ये तीनों स्थितियों के लिए ग्राफ है।